Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर इनकम टैक्स का रिवीजन कर रहे थे और इनकम टैक्स में हम लोग रिवाइज कर रहे थे इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, अब सैलरी में अब तक हम लोगों ने लीव एनकैशमेंट तक रिवाइज कर लिया है। आज हम लोग रिवाइज करेंगे कुछ और रिटायरमेंट बेनिफिट्स का और उसके साथ साथ हम लोग अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स का भी रिवीजन करने वाले। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये नोट आपको चाहिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल से इस बुक को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है। ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप एग्जाम में रिवीजन वगैरह करोगे ना। सिर्फ 180 पेजेस का ये बुक है, आप इसका प्रिंट भी ले सकते हो और आप इसे आराम से सारा का सारा चीजें कवर कर सकते हो विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बीकॉम एग्जामिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, इस चैनल पे हम लोग बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स अपलोड करते रहते हैं। ओके, तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको चैनल से कुछ भी फायदा मिलता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। ओके, उसके साथ साथ अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल होता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी भी बीकॉम स्टूडेंट के साथ आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन सैलरी का पार्ट 2। ओके चलो, तो सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन के बारे में। सर व्हाट डू यू मीन बाय रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन? ये रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन क्या है? देखो, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन बेसिकली स्टूडेंट्स एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। जब भी कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को निकालता है ना, रिट्रेंच करता है यानी कि ले ऑफ होता है अगर कोई एम्प्लॉय का, देन ये कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर एम्प्लॉयर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एम्प्लॉय को कुछ कॉम्पनसेशन पेमेंट किया जाए सो दैट कि वो जब अपना न्यू जॉब या फिर अपना न्यू कैरियर स्टार्ट करे तब तक वो सर्वाइव कर पाए, अपनी लाइवलीहुड तब तक मेंटेन कर पाए। इस टाइप के कॉम्पनसेशन को हमारा बोला जाता है रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। अब रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन आपको जितना भी मिला ना, उसमें से इन तीनों में से जो भी लोअर होगा आपको उसका एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10(10)(b। आपको रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन का एग्जेम्पशन मिलेगा। जितना भी आपको रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मिला है उसमें से इन तीनों में से जो भी सबसे लोअर होगा उसका एग्जेम्पशन आपको मिलने वाला है। नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट रिसिव्ड, नंबर 2 स्टैट्यूटरी लिमिट 5 लाख, यानी कि मैक्सिमम रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन का बेनिफिट आपको कितना मिल सकता है? आंसर इज 5 लाख का। ठीक है सर, चलो उसके बाद आपका होगा अमाउंट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25F ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ओके, तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर कैसे कैलकुलेशन होगा? 15 डेज 15/26 इंटू एवरेज पे इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। 15/26 इंटू एवरेज पे इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। 15/26 इंटू एवरेज पे इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सही है सर, चलो नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं। अच्छा, ये एवरेज पे का मतलब सर क्या है? एक चीज आप ध्यान रखिए, एवरेज पे का मतलब है अगर कोई एम्प्लॉय मंथली एम्प्लॉय है ना तो लास्ट 3 मंथ का आपको एवरेज लेना पड़ेगा। उसकी सैलरी का लास्ट 3 मंथ का फुल कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ का एवरेज लेना पड़ेगा 3 महीने की सैलरी का। अगर कोई सर वीकली एम्प्लॉय है तो 4 कैलेंडर वीक का आपको एवरेज लेना पड़ेगा। अगर मंथली एम्प्लॉय है तो 3 मंथ का एवरेज, अगर वीकली एम्प्लॉय है तो 4 कैलेंडर वीक का, मतलब कैलेंडर वीक मतलब 4 कंप्लीटेड वीक का एवरेज लेना पड़ेगा। अगर सर डेली एम्प्लॉय है तो डेली एम्प्लॉय की केस में क्या करना पड़ेगा? लास्ट मतलब 12 कंप्लीटेड वर्किंग वीक का आपको एवरेज लेना पड़ेगा। मंथली एम्प्लॉय है तो 3 मंथ का एवरेज, वीकली एम्प्लॉय है तो 4 वीक का एवरेज का सैलरी लेना पड़ेगा। अगर कोई डेली एम्प्लॉय है तो लास्ट 12 कंप्लीटेड वीक का एवरेज, लास्ट 12 कंप्लीटेड वर्किंग वीक का जो अर्निंग है उसका एवरेज आपको लेना पड़ेगा। ठीक है सर, चलो उसके बाद चलते हैं सर वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। सर ये वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन क्या होता है? देखो, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन जब भी कोई कंपनी VRS वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम लाता है ना, तब भी ये वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन कंप्यूट किया जाता है। सर बेसिकली ये कॉम्पनसेशन है क्या? देखो बहुत ही सिंपल है। वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन का मतलब है कि कंपनी अपने तरफ से कंपनीज के जो एम्प्लॉय है उन्हें ऑफर देता है कि अगर आप रिटायर्ड हो जाओगे ना अपने तरफ से वॉल्यूंटरली, अगर आप रिटायर्ड ले लोगे बिफोर मैच्योरिटी ऑफ योर टेन्योर, आपकी टेन्योर कंप्लीट होने से पहले अगर आपने वॉल्यूंटरली रिटायरमेंट ले लिया, देन इन दैट केस क्या होगा सर? बहुत ही सिंपल है। देन इन दैट केस कंपनी आपको कुछ एडिशनल पेमेंट करेगा। ओके, कंपनी आपको कुछ एडिशनल पेमेंट करेगा और इस एडिशनल पेमेंट को बोला जाता है
वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। सर वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन क्या एग्जेम्प्टेड है? आंसर इज यस। अगर आपने वॉल्यूंटरी कॉम्पनसेशन लिया है तो आपको उसमें से कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10(10)(c). सर कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? इन चारों में से जो भी लॉयर होगा ना उसका एग्जेम्पशन आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 10(10)(c). नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, नंबर 2 स्टैट्यूटरी लिमिट 5 लाख, नंबर 3 सैलरी 3 मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मतलब एम्प्लॉय ने जितना साल काम किया है ना हर एक साल के लिए 3 महीने का सैलरी आपको मिलने वाला है। ओके, हर एक साल के लिए 3 मंथ की सैलरी आपको मिलने वाला है। सो 3 मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ओके, उसके बाद सर फोर्थ वाला कौन है? रिमेनिंग सैलरी फॉर सर्विस लेफ्ट। अगर कोई एम्प्लॉय 58 ईयर्स में क्या होता है? रिटायर्ड हो जाता है और कंपनी में काम करने की जो उम्र है वो अगर 60 साल का है ना तो उसका 2 साल की अभी सर्विस बचा हुआ है, तो 2 साल के लिए उसका जितना भी सैलरी बनता है उतना कंपनसेशन कंपनी को देना पड़ेगा। लेकिन एक मतलब सिंपल सा चीज है कि इन चारों में से जो भी लोअर होगा वो सिर्फ एग्जेम्पशन में अलाउड है। ठीक है सर। अच्छा, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम आप तभी ले सकते हो जब आपकी एज 40 ईयर से ज्यादा है या फिर आपने किसी भी कंपनी में 10 साल से ज्यादा काम किया। जिस कंपनी से आप वीआरसी लेना चाहते हो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, उस कंपनी में आपने 10 साल से ज्यादा का काम किया है और आपकी एज 40 साल से ज्यादा है। एंड दूसरा चीज है कि सर वीआरसी का जो एग्जेम्पशन है वो सिर्फ एक ही बार आप ले सकते हो, उससे ज्यादा बार आप नहीं ले सकते। ओके, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का जो एग्जेम्पशन है वो एक ही बार आप ले सकते हो, उससे ज्यादा आप एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। दूसरी बार अगर आप किसी कंपनी से वीआरसी लेने जाओगे तो आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है सर। चलो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोविडेंट फंड का। प्रोविडेंट फंड का स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है। अब सर हम लोग बात करते हैं प्रोविडेंट फंड का। प्रोविडेंट फंड आपको पता है कि एक फंड होता है जिसमें एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है, एम्प्लॉय भी पैसा डालता है। ठीक है। सो प्रोविडेंट फंड में जो पैसा डाला जाता है उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, चलिए देखते हैं। देखो, प्रोविडेंट फंड को बेसिकली स्टूडेंट्स 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एक है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और एक है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बेसिकली इसका सैलरी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का, लेकिन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये जो तीनों फंड है ना इसके सैलरी के साथ लिंक है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर जो पैसा देता है यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है। देखो बहुत सिंपल है। पहले हम लोग बात करेंगे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का। आज नेम सजेस्टेड दिस प्रोविडेंट फंड इज मेंटेन बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड सर ऐसा प्रोविडेंट फंड है जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को। अच्छा, गवर्नमेंट इसमें जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना उनका होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, आप ईपीएफ भी बोल सकते हो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें होगा क्या, देखो गवर्नमेंट का जितना भी कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होगा। ओके, एम्प्लॉयर जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि 2 लोग प्रोविडेंट फंड को कंट्रीब्यूट करते हैं, एक एम्प्लॉय करता है और एक एम्प्लॉयर करता है, तो एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूशन किया है इट्स फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। ओके, अच्छा, एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन करेगा उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा, क्योंकि प्रोविडेंट फंड में तो इंटरेस्ट भी मिलता है, तो जो भी इंटरेस्ट मिला इट्स ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ओके, फिर उसके बाद आता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। अच्छा, एम्प्लॉय ने जो भी अपनी सैलरी से डिडक्ट करके कंट्रीब्यूशन किया है तो गवर्नमेंट यहाँ पे बोलता है वी विल प्रोवाइड यू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C में आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन आपको भी पता है कि 80C में हाईएस्ट 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है। ठीक है। सो क्या है सर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जेम्प्टेड, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जेम्प्टेड, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जेम्प्टेड, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन के केस में क्या होगा, डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 80C, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला इट्स आल्सो फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, बैलेंस विड्रॉ जो भी हुआ वो भी पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। ठीक है सर। चलो, अच्छा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की अगर मैं बात करूं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की केस में आ जाएगा आरपीएफ। आरपीएफ को नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन करते हैं, यानी कि बेसिकली मैं बोलूं प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके कंट्रोल करते हैं अदर देन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूशन करता है ना सैलरी के 12% तक वो एग्जेम्प्टेड है। ओके, एम्प्लॉय ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है सैलरी के 12% तक वो एग्जेम्प्टेड है। सर एक बात बताइए, आपने यहाँ पे भी नहीं बताया कि सैलरी का मीनिंग क्या। देखो सैलरी का मीनिंग बच्चों सेम ही है, सैलरी इक्वल टू
ये दोनों ही केस में सैलरी का मीनिंग सेम ही है, सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी, ठीक है, प्लस डीए इफ डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ठीक है। तो सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, यही इसमें भी होने वाला है, यही यहाँ पे भी होने वाला है, और यही फॉर्मूला आपका यहाँ पे भी होने वाला है। तीनों जगह पे एक ही फॉर्मूला होने वाला है सैलरी का, सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे आपका इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्टेड अप टू 9.5% ऑफ सैलरी। देखो सैलरी का 12 एम्प्लॉयर ने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है ना, एम्प्लॉयर ने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड नहीं है। लाइक योर एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट में जितना भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता था वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड था, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड नहीं है, यहाँ पे सैलरी का 12% तक एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। सिमिलरली इंटरेस्ट जो भी मिल रहा है ना, कंपाउंडेड इंटरेस्ट, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट आपका जो भी मिल रहा है वो 9.5% तक एग्जेम्प्टेड है, उससे ज्यादा एग्जेम्प्टेड नहीं होगा। एम्प्लॉय ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है उसका डिडक्शन मिलेगा, लेकिन 80C में मिलेगा, और 80C में लिमिट कितना है 1.5 लाख का। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, बैलेंस जो भी एम्प्लॉय ने विड्रॉ किया है वो भी पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, ठीक है सब। चलो अब हम लोग बात करते हैं ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का। ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करें तो इसे कौन मेंटेन करता है, इसे भी सर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन करते हैं। सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? द डिफरेंस इज कि जो फंड को इनकम टैक्स के कमिश्नर ने अप्रूवल दे दिया है दैट इज योर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और जो प्रोविडेंट फंड को इनकम टैक्स के कमिश्नर ने अप्रूवल नहीं दिया है दैट इज योर नॉन गवर्नमेंट और मतलब नॉन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ओके, सो इसे भी गवर्नमेंट, इसे भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करते हैं। अच्छा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या होगा? एग्जेम्प्टेड। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इट्स आल्सो एग्जेम्प्टेड। जो भी एम्प्लॉय ने डिडक्शन, जो भी एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया है उसके ऊपर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इट्स आल्सो फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ओके, अच्छा इसके लिए भी एक नोट है, देखो बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि सर आरपीएफ से बेटर तो यूआरपीएफ है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से बेटर तो आपका ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ एग्जेम्प्टेड है। नहीं, यहाँ पे एनुअल कंट्रीब्यूशन जो है ना स्टूडेंट्स वो एग्जेम्प्टेड है, यहाँ पे एनुअल कंट्रीब्यूशन जो आपका है वो ही सिर्फ एग्जेम्प्टेड है। अगर मैं बात करूंगा एग्जेम्पशन की, नोट्स की, तो क्या है नोट्स सर? चलिए देखते हैं। अगर आपने पीएफ से कोई भी पैसा उठाया, इफ एम्प्लॉय विड्रॉ एनी अमाउंट फ्रॉम आरपीएफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, देन एनी अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम दैट फंड इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। यानी कि क्या है सर कि अगर आपने पीएफ आरपीएफ से पैसा विड्रॉ कर रहे हो ना, आप आरपीएफ से पैसा उठा रहे हो तो 5 साल के बाद अगर आपने कोई पैसा उठाया है, आरपीएफ से अगर आप पैसा उठा रहे हो तो 5 साल के बाद अगर आपने कोई भी पैसा विड्रॉ किया है इट्स फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा सर देखिए एक बात, कोई एम्प्लॉय एक जगह पे जॉब करता था और उसने अपनी जॉब स्विच किया, मतलब वो कंपनी उसने छोड़ दिया, किसी और कंपनी में ज्वाइन कर लिया इमीडिएटली। मान लीजिए कि मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं रिलायंस में जॉब कर रहा था, 2 साल मैंने जॉब किया रिलायंस में, फिर मुझे मुकेश अंबानी की कंपनी में इंटरेस्ट नहीं आया, मैं टाटा में स्विच कर लिया। ओके, मैं रिलायंस से स्विच करके जॉब अपने टाटा में अब ज्वाइन कर रहा हूं और टाटा में मुझे 3 साल हो चुका है, तो टोटल मेरा जो ज्वाइनिंग है, टोटल मेरा जो सर्विस लाइफ है वो 5 साल से ज्यादा हो चुका है। तो क्या सर मैं ये एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकता हूं? आंसर इज यस, लेकिन एक ही कंडीशन है, दोनों जगह पे आरपीएफ मेंटेन होना चाहिए। मतलब मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस में भी क्या होना चाहिए? आरपीएफ मेंटेन होना चाहिए, एंड टाटा में भी आरपीएफ मेंटेन होना चाहिए। अगर दोनों ही कंपनी सेम ही अकाउंट में, आरपीएफ बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, एक अकाउंट की तरह है। ओके, तो दोनों कंपनी ने अगर सेम ही फंड में इन्वेस्टमेंट किया, सेम ही अकाउंट में पैसा डाला है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है सर, चलो अब बात करते हैं सर नेक्स्ट। सर अगर मान लीजिए कि 5 साल से पहले मैंने पैसा विड्रॉ कर लिया है, तो ये 3 रीजन की वजह से अगर पैसा मैंने विड्रॉ किया है तो मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर इसके बाद मैंने कोई अदर रीजन के लिए पैसा विड्रॉ किया है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो क्या है सर? देखिए बहुत ही सिंपल है, ड्यू टू इल हेल्थ, अगर मेरा तबियत खराब हो रहा है, मेरा कोई हेल्थ इशू है और उसकी ट्रीटमेंट वगैरह के लिए मैंने पैसा विड्रॉ किया है, सो ड्यू टू इल हेल्थ अगर मैंने किया है, मैं 5 साल से पहले पैसा विड्रॉ कर सकता हूं। उसके बाद आपका आता है ड्यू टू डिसकंटिन्यू ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस, अगर एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया है और उसकी वजह से
मैंने अपना पैसा विड्रॉ किया है तो उस केस में भी मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और अगर कोई ऐसा रीजन है जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय है। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा करंट में मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कट हो गया था तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक होना पड़ा, डोंट वरी। तो हम लोग क्या कवर कर रहे थे, अरे आपकी अगर आरपीएफ का पैसा अगर 5 साल से पहले आप विड्रॉ करते हो तो ये 3 रीजन की वजह से आप विड्रॉ कर सकते हो और आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, यानी कि ये पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। नंबर 1 इज योर ड्यू टू इल हेल्थ, नंबर 2 इज ड्यू टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स बिजनेस, नंबर 3 एनी अदर कॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के कंट्रोल के बाहर कोई वजह से, सपोज कोई अफगानिस्तान का आदमी आके यहाँ पे काम करता था, ठीक है, और कुछ ऐसा हुआ कि उसे अपनी घर जाना पड़ेगा या फिर वहां पे स्ट्राइक वगैरह हो गया, ईरान में जैसे अभी वार चल रहा है, कोई ईरान का आदमी यहाँ पे आके यहाँ पे काम करता था, ठीक है, अब वो यहाँ से अपनी देश जा रहा है तो उस केस में ना तो ये एम्प्लॉय के हाथ में था ना तो ये एम्प्लॉयर के हाथ में था, तो इसीलिए ये कॉजेस में भी आप क्या कर सकते हो, पीएफ का पैसा पूरा विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चलो अच्छा, अगर सर 5 साल से पहले कोई अदर रीजन के वजह से हमने पीएफ का जो पैसा है वो विड्रॉ कर लिया तो क्या होगा सर, देखो, इफ एम्प्लॉय विड्रॉ बैलेंस फ्रॉम द आरपीएफ आफ्टर बिफोर 5 ईयर फॉर एनी अदर रीजन other reason mentions above the point, then the treatment will be same as यूआरपीएफ। सर यूआरपीएफ में ट्रीटमेंट एक्चुअली क्या होगा, देखो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। यूआरपीएफ की ट्रीटमेंट ना 3 तरह की होगा। नंबर वन आपका क्या होगा यूआरपीएफ के ट्रीटमेंट में, तो सर यूआरपीएफ का ट्रीटमेंट क्या होगा, देखो यूआरपीएफ के जो एनुअल कंट्रीब्यूशन में है ना, जो एम्प्लॉयर एनुअली यूआरपीएफ को कंट्रीब्यूशन करता है वो तो सर पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, बिल्कुल सर, लेकिन एक्यूमुलेटेड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जब वो साल भर कंट्रीब्यूशन करता जाता है, जब आप विड्रॉ करते हो ना बैलेंस एट द टाइम ऑफ विड्रॉल, जो एक्यूमुलेटेड कंट्रीब्यूशन है वो जो पूरा अमाउंट है ना वो पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। ओके सर, जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है उसका क्या होगा, तो देखो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ने जितना पैसा डाला है उसमें जितना इंटरेस्ट मिला है पूरा का पूरा एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, दैट विल आल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सर एक्यूमुलेटेड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का क्या होगा, देखो एक्यूमुलेटेड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्टेड है। ओके, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ये आपकी टैक्सेबल होगा अंडर द हेड आईओएफएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। So accumulated employer contribution taxable under that salary. Interest on accumulated employer contribution it's also taxable under that salary. Employee contribution fully exempted. Interest on employee contribution taxable under that IOFS, income from other sources. सही है सर, चलो अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे सर एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम और नोटिफाइड पेंशन स्कीम। देखो नेशनल पेंशन स्कीम और नोटिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, जो भी एम्प्लॉय 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन किए ना जॉब में, जो भी लोग 1 जनवरी 2004 के बाद जॉब में ज्वाइन किए उन लोगों के लिए पेंशन का स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। उससे पहले अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो उसे पेंशन मिलेगा, उसके बाद आपका पेंशन नहीं मिलेगा। ओके, तो गवर्नमेंट क्या किया है, गवर्नमेंट ने पेंशन की सिस्टम पूरी तरह से 1 जनवरी 2004 से विड्रॉ कर लिया था और उसके बदले उन्होंने एक फंड बनाया जिसका मतलब उसके बदले उन्होंने एक स्कीम लाया जिसका नाम था नेशनल पेंशन स्कीम। अब ये स्कीम क्या है, ये एग्जैक्टली आपकी पीएफ की तरह ही है, यानी कि प्रोविडेंट फंड जैसे काम करता है, ये भी आपका स्कीम उसी तरह से काम करता है, जिसमें एम्प्लॉयर भी पैसा डालेगा उस फंड में, नेशनल नोटिफाइड पेंशन फंड में एम्प्लॉयर भी पैसा डालेगा, एम्प्लॉय भी पैसा डालेगा, ठीक है, दोनों का पैसा डिपॉजिट होता जाएगा एंड आफ्टर रिटायरमेंट एम्प्लॉय क्या कर सकता है, वो पैसे को विड्रॉ कर सकता है। अगर वो पैसा वो विड्रॉ करता है, ठीक है, तो उसे इंस्टॉलमेंट में भी उसे एन्युइटी की तरह भी विड्रॉ कर सकता है और उसका लमसम भी वो विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, सैलरी में सर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, इसलिए सैलरी में पढ़ रहे हैं कि जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा नोटिफाइड पेंशन स्कीम में, ओके, एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है नोटिफाइड पेंशन स्कीम में वो पूरी तरह से क्या होगा, सैलरी में आप ऐड कर लोगे। अगर एम्प्लॉयर ने जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूशन किया है सबसे पहले आप सैलरी में ऐड करोगे, लेकिन उसके बाद आपको एक डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 CCD2। ओके, एम्प्लॉय के लिए मिलेगा CCD1 में और एम्प्लॉयर के लिए मिलेगा 80 CCD2 में। तो एम्प्लॉयर ने जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूशन किया है सबसे पहले उसे सैलरी में ऐड कर लो, उसके बाद आप 80 CCD2 में इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसका डिडक्शन आप ले सकते हो। सर दोनों में से कौन सा है, देखो एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, जितना एम्प्लॉयर ने एक्चुअली कंट्रीब्यूशन किया है
और आपका क्या आ जाएगा 10% ऑफ द सैलरी। गवर्नमेंट के केस में कितना आ जाएगा 10% ऑफ 10% ऑफ सैलरी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए है 10% ऑफ द सैलरी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए है कितना 14% ऑफ द सैलरी। सही है सर। चलो उसके बाद चलते हैं कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड। अग्निवीर कॉर्पस फंड में क्या है सर, बहुत ही सिंपल है कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया है इंडियन आर्मी के लिए जिसका नाम है अग्निवीर, जिसमें 18 से 22 ईयर के जो बच्चे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं अग्निवीर कॉर्पस फंड में, अग्निवीर स्कीम में। अग्निवीर स्कीम में ये 4 साल का होता है आपका, ये जस्ट लाइक ये ट्रेनिंग पीरियड जहां पे आप इंडियन आर्मी को सर्व करते हो, ये परमानेंट जॉब नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपको सैलरी तो मिलेगा लेकिन गवर्नमेंट आपके लिए एक फंड बनाएगा और इंडियन आर्मी आपके लिए फंड बनाएगा जिसका नाम है अग्निवीर कॉर्पस फंड। इसमें आपकी सैलरी से, जो अग्निवीर है उसकी सैलरी से कुछ पोर्शन एंड इंडियन आर्मी अपनी तरफ से कुछ पोर्शन कंट्रीब्यूशन करेगा। दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है जस्ट लाइक ये पीएफ आपके अकाउंट में होल्ड होकर रहेगा, और जब आपकी सर्विस पीरियड खत्म हो जाएगा, 4 साल का पीरियड जब खत्म हो जाएगा, तो वो जो पैसा है वो अग्निवीर स्कीम में जो अग्निवीर है ना उसको वो पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे बोलता है कि जो भी कंट्रीब्यूशन किया गया है बाय इंडियन आर्मी और बाय एम्प्लॉयर टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, वो भी आपकी क्या होगा, सबसे पहले सैलरी में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप उसका डिडक्शन ले सकते हो अंडर सेक्शन 80CCH, 80CCH के अंडर उसके आप डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है सर। चलो सर, उसके बाद हम लोग चलते हैं अलाउंसेस की तरफ। ओके, उसके बाद चलते हैं हम लोग अलाउंसेस की तरफ। सर अलाउंसेस बेसिकली क्या होते हैं, देखो अलाउंसेस आर द मॉनिटरी बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी मॉनिटरी पेमेंट करता है ना, कैश में जो भी पेमेंट करता है टू मीट सर्टेन एक्सपेंडिचर और टू एक्वायर सर्टेन बेनिफिट्स, उसे हम बोलते हैं अलाउंसेस। ओके, अलाउंसेस को आप 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, 4 कैटेगरीज में। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, पार्टली एग्जेम्प्टेड पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस एंड टैक्सेबल आफ्टर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। मतलब एक्चुअल जितना आपको अलाउंसेस मिला है उसमें से माइनस कर लो आपका कितना खर्चा हुआ है, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले सर हम लोग बात करते हैं फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस का। सबसे पहले क्या बात करेंगे, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस का। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस में बेसिकली ये 5 अलाउंसेस आता है। नंबर 1, अलाउंसेस पेड टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस। सर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी अलाउंसेस मिला है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद आपका सेकंड आता है अलाउंसेस पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया। अलाउंसेस पेड टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस, नंबर 1। सेकंड आपका क्या है, अलाउंसेस पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आउटसाइड इंडिया में, यानी कि जो इंडियन फॉरेन सर्विस में या फिर इंडियन एम्बेसी में जॉब करते हैं ना किसी फॉरेन कंट्री में, उन्हें जो भी अलाउंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलता है दैट विल आल्सो फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। ओके, थर्ड आपका क्या बोलता है, अलाउंसेस रिसीव्ड बाय यूएनओ एम्प्लॉय, अलाउंसेस रिसीव्ड बाय यूएनओ एम्प्लॉइज। ओके, उसके बाद आपका क्या, उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके एम्प्लॉय जो भी अलाउंसेस रिसीव करते हैं वो भी पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद एक एसोसिएशन है जो कि आज के टाइम पे तो फिलहाल इतने एग्जिस्टेंस उसका नहीं है, आज के टाइम पे वो बिल्कुल इनएक्टिव है, जिसका नाम है सार्क। ओके, अलाउंसेस टू टीचर एंड प्रोफेसर फ्रॉम द सार्क मेंबर स्टेट। सार्क मेंबर स्टेट मतलब क्या है कि कुछ साउथ एशियन कंट्रीज ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया था जिसका नाम था साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। ओके, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये साउथ एशियन कंट्रीज में डेवलपमेंट का काम करता था, जो भी रूरल एरिया वगैरह था उसमें डेवलपमेंट का काम करता था। हेल्थ केयर बेसिकली, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब के ऊपर ये फोकस करता था। तो इसके जो टीचर एंड प्रोफेसर थे उन्हें जो भी सैलरी मिलता वो पूरी तरह से, मतलब जो भी अलाउंसेस वगैरह मिलता वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड था, लेकिन आज के टाइम पे ये प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस में नहीं है। ओके, उसके बाद आपका आता है स्टैम्प्यूटरी अलाउंसेस गिवन टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम। ठीक है, अब ये जो अलाउंसेस है देखो ये सारे के सारे ओल्ड टैक्स रेजिम, आपके 2 टैक्स रेजिम है, एक है न्यू टैक्स रेजिम और एक है ओल्ड टैक्स रेजिम। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में ये जो सारे अलाउंसेस है ये एग्जेम्प्टेड है, ये सारे के सारे न्यू टैक्स रेजिम में टैक्सेबल हो जाएंगे। ये जितने भी अलाउंसेस आप लोग कवर कर रहे हो ये न्यू टैक्स रेजिम में पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, ओके, अब हम लोग बात करेंगे सर फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस के। सर फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस में कौन कौन से अलाउंसेस आ जाएंगे, देखो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस में ये जो अलाउंसेस है ये दोनों ही टैक्स रेजिम में पूरी तरह से टैक्सेबल है। मैं कुछ नाम लेता हूं, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। सर बेसिकली ये सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस होता क्या है, देखो आप एक सिटी में जॉब कर रहे हो, आप दूसरे सिटी को जा रहे हो, सपोज मैं अभी भुवनेश्वर में जॉब कर रहा हूं,
मैं बैंगलोर शिफ्ट हो जाना, मतलब कंपनी ने मुझे बैंगलोर शिफ्ट करवा लिया। ओके, अब बैंगलोर में मेट्रो सिटी है, मुझे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, मेरा जो लाइफस्टाइल है वो भी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो सैलरी तो बढ़ेगा लेकिन उसके साथ खर्चा भी बढ़ेगा। तो उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए अगर कुछ अलाउंसेस वगैरह मिला है तो उसे बोलेंगे सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। उसके बाद आपका आता है टिफिन अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, सर्वेंट अलाउंसेस, ओवर टाइम अलाउंसेस, प्रोजेक्ट अलाउंसेस। उसके बाद आपका आ जाएगा टेलीफोन अलाउंसेस, डेपुटेशन अलाउंसेस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, ओडोन और प्रोक्टर अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस पेड टू अदर देन हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज, इंटरिम अलाउंसेस। सो दीज आर द अलाउंसेस व्हिच आर फुल्ली टैक्सेबल अंडर बोथ द टैक्स रेजिम। इसका मतलब क्या है सर, ये जितने भी अलाउंसेस एम्प्लॉय को मिलेगा वो पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर पूरी तरह से आप टैक्स चार्ज करोगे, कोई भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है सब, चलो उसके बाद हम लोग बात करेंगे टैक्सेबल आफ्टर डिडक्टिंग एक्चुअल एक्सपेंसेस। कुछ अलाउंसेस है जो कि आप जितना खर्चा करोगे उतना एग्जेम्प्टेड है। मान लीजिए कि मुझे एक अलाउंसेस मिला है 10,000 का, ठीक है, 10,000 में से मैंने 8,000 खर्चा करवा लिया, तो बाकी जो 2,000 बचा, ये 2,000 सिर्फ टैक्सेबल होगा। इस टाइप के अलाउंसेस को आपका क्या बोला जाता है, टैक्सेबल आफ्टर डिडक्टिंग एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ओके, इस अलाउंसेस में टोटल 6 अलाउंसेस है। अच्छा, 3 अलाउंसेस दोनों ही टैक्स रिजिम में एग्जेम्पशन मिलता है, यानी कि आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम में एंड न्यू टैक्स रिजिम दोनों ही केस में ये तीनों अलाउंसेस का आपको एग्जेम्पशन मिलता है। कौन कौन से अलाउंसेस है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ट्रैवलिंग अलाउंसेस नॉर्मली आपको क्यों दिया जाता है, आप कंपनी के काम से, किसी भी काम से ट्रैवल कर रहे हो, किसी एक जगह से आप दूसरे जगह जा रहे हो, तो उसका खर्चा आपको कंपनी बियर करेगा या फिर एम्प्लॉयर बियर करेगा, तो उसे बोला जाता है ट्रैवल अलाउंसेस। उसके बाद आपका आता है डेली अलाउंसेस। आप ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस आते हो, डेली आपका कुछ खर्चा वगैरह है, छोटा मोटा खर्चा, वो खर्चे के लिए कंपनी आपको पैसा दे रहा है, तो उसे आप बोलोगे डेली अलाउंसेस। उसके बाद आपका आता है कॉन्वेंस अलाउंसेस, मतलब ऑफिस टू घर तक आने के लिए, ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस आने के लिए और जाने के लिए जो भी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप यूज करते हो, आप मेट्रो में आ रहे हो, आप बस में आ रहे हो, आप टैक्सी में आ रहे हो, उसकी खर्चा बियर करने के लिए एम्प्लॉयर जो भी पैसा देता है उसे बोलते हैं कॉन्वेंस अलाउंसेस। और ये तीनों अलाउंसेस दोनों ही टैक्स रिजिम में एग्जेम्प्टेड है। ठीक है सर, अब बात करते हैं कुछ और अलाउंसेस की जो कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर को माइनस करने के बाद आपका टैक्स लगेगा। नंबर 1, हेल्पर और असिस्टेंट अलाउंसेस। अगर कंपनी ने आपको कोई हेल्पर और असिस्टेंट रखने के लिए अलाउंसेस दिया है, मान लीजिए कि कंपनी ने मुझे 40,000 दिया कि आप एक असिस्टेंट रख लीजिए, मैंने उस असिस्टेंट को सीएमए इंटर्न की तरह, ठीक है, आर्टिकलशिप की तरह मैंने रख लिया, 5,000 मैंने दिया, तो 5,000 रुपए मैंने सिर्फ खर्चा किया, 40,000 कंपनी से मैंने ले लिया, तो जो 35,000 बचा ना, 35,000, दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल अंडर सैलरी। ओके, उसके बाद आपका आता है रिसर्च अलाउंसेस। अगर कंपनी से मैंने कोई भी पैसा लिया है रिसर्च वगैरह करने के लिए और कुछ पैसा बच जाता है तो वो अमाउंट टैक्सेबल है। उसके बाद आपका आता है यूनिफॉर्म अलाउंसेस। कंपनी ने अगर यूनिफॉर्म वगैरह खरीदने के लिए, जैसे आपकी कुछ यूनिफॉर्म वाले जॉब्स है ना, सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है आपका, पुलिस वाला जॉब हो सकता है, नेवी का जॉब हो सकता है, इंडियन आर्मी का जॉब हो सकता है, और भी कोई अगर कोई भी मतलब ऐसा है कि मर्चेंट नेवी में जो लोग काम करते हैं उनका हो सकता है, तो जो भी आपका यूनिफॉर्म के लिए आपको अलाउंसेस मिला है ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में आपका इसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है सर, चलो उसके बाद सर हम लोग बात करते हैं आपकी पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस का। पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस में सबसे पहला जो अलाउंसेस आपका आ जाएगा दैट इज योर हाउस रेंट अलाउंसेस, HRA। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट अलाउंसेस जो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। देखो HRA का मतलब क्या है, जब एम्प्लॉय कोई रेंटेड हाउस में रह रहा है, खुद के घर में नहीं रह रहा है, कोई रेंटेड हाउस में रह रहा है और उसकी रेंट की पेमेंट के लिए एम्प्लॉयर उसे पैसा दे रहा है, तो उसे बोलेंगे हाउस रेंट अलाउंसेस। देखो हाउस रेंट अलाउंसेस नॉर्मली एग्जेम्प्टेड है, लेकिन 2 कंडीशन है। नंबर 1, आप एक ऐसे घर में रह रहे हो जहां पे आपको रेंट देना पड़ रहा है, ठीक है, आप अपने खुद के घर में नहीं रह रहे हो, या फिर आप एक ऐसे घर में रह रहे हो जहां पे आपको रेंट देना पड़ रहा है। ओके, अगर आप कोई अदर रिलेटिव के घर में या फिर अपनी कोई मतलब अपनी कोई रिलेटिव या फिर कजन के घर में रह रहे हो जिसमें आपको रेंट नहीं देना पड़ रहा है, तो उस केस में आपको HRA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो HRA के लिए 2 ही कंडीशन है। नंबर 1, आप अपने खुद के घर में नहीं रह रहे हो, आप एक रेंटेड हाउस में रह रहे हो जहां पे आपको रेंट देना पड़ रहा है। ठीक है सर, चलो सर HRA का एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा, देखो बहुत ही सिंपल है, जितना भी HRA आपने रिसीव किया है उसमें से इन तीनों में से जो भी लोअर है वो माइनस कर लो। So amount of HRA received minus list of the following is exempted under section 10(13)(a। तीनों में से जो भी लोअर होगा वो आपका एग्जेम्प्टेड है। नंबर 1 आपका क्या है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितना पैसा आपने रिसीव किया है वो पूरा एग्जेम्प्टेड हो सकता है। नंबर 2 आपका है 40% और 50% ऑफ द सैलरी।
ठीक है। 40% इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटी, 50% इन केस ऑफ मेट्रो सिटी, ठीक है सर। उसके बाद आपका आता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। इन तीनों में से जो भी लोअर होगा दैट इज योर एग्जेम्प्टेड अमाउंट, बाकी का जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। सर सैलरी का मतलब क्या है सर? सैलरी का मतलब सर वही है, सैलरी का मतलब यहाँ पे भी वही है सर, आपका सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी, बेसिक प्लस DAE प्लस कमीशन, बेसिक प्लस DAE प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ठीक है सर। सैलरी इक्वल टू बेसिक प्लस DAE प्लस एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। एक चीज आपको याद रखना है सर, मेट्रो सिटी में कौन सिटी जाते हैं? ओल्ड इनकम टैक्स, अभी तो न्यू एक्ट आ चुका है, उसमें बहुत सारे सिटीज को हमने मेट्रो सिटी में ले लिया है, लेकिन ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सिर्फ 4 ही सिटी आपके मेट्रो सिटी में आते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये जो 4 सिटी है इनके लिए आपको लेना है 50%। उसके अलावा जितने भी सिटीज बचे उनके लिए आपको लेना है कितना? 40%। सो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 सिटीज के लिए आपको लेना है 50%। ओके सर। उसके बाद चलते हैं चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस। देखो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस बहुत ही सिंपल है। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे, अगर कोई एम्प्लॉय का बच्चा है और वो एजुकेशन ले रहा है, तो उस केस में आपको चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस का एग्जेम्पशन मिलेगा। बहुत ही सिंपल है सर। आपको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू, इन दोनों में से जो भी लोअर है उसका आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन, एक्चुअल अमाउंट रिसिव्ड फॉर ईच चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन। तो यानी कि जितने आपको पैसा मिला है, एक्चुअल अमाउंट रिसिव्ड और 100 रुपीज पर मंथ, व्हिच एवर इज लोअर, और वो भी मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए पर मंथ आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। यानी कि सर आपको 100 रुपए के हिसाब से 2 बच्चों के लिए 12 महीने के लिए टोटल कितना एग्जेम्पशन मिल सकता है? 2400 रुपए का मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिल सकता है। उसके बाद एक और एग्जेम्पशन है आपका चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस। अगर आपके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, एजुकेशन के रिलेटेड आपके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं ना, तो गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे भी आपको इनकम टैक्स वाले एग्जेम्पशन दे रहे, जितना आपने अलाउंसेस रिसीव किया है और 300 रुपीज पर मंथ, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। सो आपको कितना एग्जेम्पशन मिल सकता है? मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो आपको मिल सकता है वो ऐसे मिल सकता है 300 इंटू 2 इंटू 12, यानी कि ये आ जाएगा 7200। ओके क्लियर सर। उसके बाद आपका आता है ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस। देखो ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस के लिए बहुत ही सिंपल है, जितना भी आपको अलाउंसेस मिला है उसका 70% ऑफ द अलाउंसेस, 70% ऑफ द अलाउंसेस, 70% ऑफ द अलाउंसेस और 10,000 रुपीज पर मंथ, व्हिच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस बेसिकली जो लोग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में जॉब करते हैं एज ए ड्राइवर, उन लोगों को मिलता है, और ये एग्जेम्पशन बहुत बड़ा होता है। 70% ऑफ द अलाउंसेस और 10,000 रुपीज पर मंथ, व्हिच एवर इज लोअर, इसका आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखना है, चाहे ये HR हो, चाहे वो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस हो, चाहे ये चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंसेस हो, या फिर ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस, इन सबका एग्जेम्पशन ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलेगा। न्यू टैक्स रिजिम में इन सबका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इन सबका एग्जेम्पशन ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में इन सबका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है सर, चलो उसके बाद बात करते हैं सर हम लोग ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की अगर मैं बात करूं, बहुत ही सिंपल है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अगर आप ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, ठीक है, अगर दिस अलाउंसेस इज पेड टू एम्प्लॉय टू मीट द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रैवलिंग बिटवीन प्लेस ऑफ रेसिडेंट टू प्लेस ऑफ ड्यूटी, अगर ये अलाउंसेस आपको मिला है, ठीक है, तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस, चाहे आप अपने खुद के गाड़ी में जाए, चाहे आप किसी और भी मोड से जाए, अगर ये अलाउंसेस आपको मिल रहा है तो नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए ये पूरी तरह से टैक्सेबल है, लेकिन फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि ब्लाइंड, डिफ, डम्प और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड जो एम्प्लॉइज है उनके लिए क्या होता है, ये एग्जेम्पशन, थोड़ा सा एग्जेम्पशन है। एक्चुअल अमाउंट रिसिव्ड और 3200 पर मंथ, इन दोनों में से जो भी लोअर है उसका एग्जेम्पशन आपको मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज को मिलेगा, अदर एम्प्लॉइज को इसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है सर, चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ अलाउंसेस जो कि स्पेसिफिकली इंडियन आर्म फोर्स या फिर जो लोग इंडियन गवर्नमेंट को सर्व करते हैं ना, आर्मी, CRPF, नेवी, इन सब के जो एम्प्लॉइज है उन लोगों को मिलता है। बेसिकली ये सारे जो एम्प्लॉइज है उन लोगों को इस टाइप के अलाउंसेस आपका मिलता है। चलिए बात करते हैं। अच्छा चलो किस किस टाइप का अलाउंसेस है सर। सबसे पहले आपका है कॉम्पनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस। कॉम्पनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस मतलब जिस एरिया में आप जॉब करते थे ना, उस एरिया से छोड़ के आप किसी अदर फील्ड में आपको डिप्लॉय किया गया है। फील्ड एरिया अलाउंसेस में इसमें क्या होगा, एग्जेम्पशन हो जाएगा, मतलब फील्ड मतलब जिस एरिया में आप जॉब करते थे उस एरिया से निकाल के किसी और एरिया में आपको डाला गया है, तो इस केस में आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 2600 पर मंथ,
2600 पर मंथ का एग्जामेशन आपको मिलेगा। उसके बाद आपका है कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंसेस, इसमें भी एग्जामेशन आपको कितना मिलेगा 1000 रुपीज पर मंथ का एग्जामेशन आपको मिलेगा। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस, मतलब जिस एरिया में ज्यादातर मतलब कुछ दंगे वगैरह हो रहा है, कुछ हाईली अलर्टेड एरिया है, उस केस में आपको एग्जामेशन कितना मिलेगा 3900 पर मंथ का। ओके, बॉर्डर एरिया अलाउंसेस, अगर बॉर्डर एरिया में आप डिप्लॉय किए गए हो तो बॉर्डर एरिया में कौन सी किस टाइप का बॉर्डर है, मतलब एलओसी है या फिर चाइना के साथ जो बॉर्डर है वो है या फिर मतलब नॉन वायलेंस वाला बॉर्डर है, उस हिसाब से आपको 200 रुपीज पर मंथ से लेके 1300 रुपीज पर मंथ तक एग्जामेशन मिल सकता है। ओके, हाईली एल्टीट्यूड एरिया अलाउंसेस, हाईली एल्टीट्यूड एरिया अलाउंसेस का मतलब अगर आप पहाड़ में जाके रहते हो और वहां पे आपका ड्यूटी है तो उस केस में क्या है, दो तरह की मतलब क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है। 9000 फीट से लेके 15000 फीट, 9000 फीट से लेके 15000 फीट के बीच में अगर आप रहते हो तो आपको एग्जामेशन मिलेगा 1060 रुपीज पर मंथ। अगर आप 15000 फीट से ज्यादा रहते हो तो आपको मिलेगा 1600 पर मंथ। ओके, सो अगर 9000 से 15000 मतलब 9000 से 15000 फीट के अंदर आप रहते हो तो आपको कितना मिलेगा 1060 रुपीज का एग्जामेशन मिलेगा। अगर एबव 15000 आप रहते हो तो आपको 1600 पर मंथ का एग्जामेशन मिलेगा। ओके, अंडरग्राउंड अलाउंसेस की अगर मैं बात करूं तो 800 रुपीज पर मंथ का आपको एग्जामेशन मिलेगा। स्पेशल कंपनसेटरी एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस, उसमें आपको 4200 का एग्जामेशन मिलेगा। उसके बाद अगर हिली एरिया में आप लेते हो ना स्पेशल क्लाइमेटरी कंपनसेटरी ऑन कॉग्निजल क्लाइमेट एरिया अलाउंसेस और स्नोबोर्ड एरिया अलाउंसेस, उस केस में अगर बर्फ वाले जगह पे आप रहते हो या फिर अनकंडीशनल क्लाइमेट जहां पे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सर्वाइव करना डिफिकल्ट है, वहां पे अगर आपकी पोस्टिंग होता है तो उस केस में आपको कितना एग्जामेशन मिलेगा सर 800 to 300 रुपीज का एग्जामेशन मिलेगा पर मंथ का। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप सियाचिन में हो ना, कश्मीर के सियाचिन लोकेशन में हो तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा एग्जामेशन मिलेगा, 7000 रुपीज पर मंथ का एग्जामेशन मिलेगा। ठीक है सर। आइलैंड ड्यूटी अलाउंसेस की अगर मैं बात करूं तो एग्जामेशन मिलेगा 3250 पर मंथ का। ट्राइबल एरिया अलाउंसेस की अगर मैं बात करूं तो 200 रुपीज पर मंथ का आपको एग्जामेशन मिलेगा। लेकिन एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जितने भी अलाउंसेस है ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में एग्जामेशन मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में आपको इसका एग्जामेशन नहीं मिलेगा। ठीक है सर। चलो, तो स्टूडेंट्स अलाउंसेस वाला पोर्शन हम लोगों ने खत्म कर लिया। नाउ ओनली आपका परक्यूजाइट्स बचा है, वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। एक बार वो कवर हो जाएगा तो आपका सैलरी का पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। फिर एक हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद सैलरी चैप्टर इज ओवर। ठीक है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है ये, तो इसमें ज्यादातर आपका प्रोविजन को हमें रिवाइज करना पड़ेगा, इसीलिए मैं 30 मिनट्स का वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोगों को अगर ये रिवीजन वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक द चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और एंड इस चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे कंटेंट्स आप लोगों के लिए आने वाला है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।